घटना चक्र आई दृष्टि में हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जो मेजर पोर्शन है ना वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल पूरा हो चुका है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक करंट अफेयर शुरू करेंगे। उसके बाद दो बचेगा मेजर चंक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट अफेयर्स और यूपी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए ये वाला सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार आपका सारा हो गया ना तो ये बिल्कुल वही चीज़ रहता है। ठीक है, तो चलिए इकोनॉमिक वाला डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक क्या है? पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला करंट अफेयर से फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम 2023-24 के लिए। तो ये पहला एडवांस एस्टिमेट है, FAE है नेशनल इनकम का। और ये दोनों किस किस हिसाब से निकाला जा रहा है? एक तो कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, ठीक है, और करंट प्राइस में इंक्लूड कर लेते हैं इन्फ्लेशन को। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का बेसिक ईयर कौन सा है? 2011-12, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 जिसका बेस ईयर है, उसका जीडीपी कितना है? 171.79 लाख करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पॉइंट सब याद नहीं रखना है, ये सब आएगा नहीं। बट पॉपुलेशन अभी कितना है? 1395 है। इंडिया पॉपुलेशन में टॉप पे चला गया है। ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी 2023-24 में क्या है? 123,000, मतलब 1,23,144। ठीक है, बस ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद इसमें ये पॉइंट सब आने का नहीं है। तो चलिए अब सीधा डिस्कस करते हैं 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है। 15वां फाइनेंस कमीशन हट गया। 15वां फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन 2020 से 25 तक चला, इसका 2025 से 30 तक चलेगा। ठीक है, और चेयरमैन आपको याद रखना है, 16वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पैनगरिया। ठीक है, और ये एक्चुअली फॉर्मर मेंबर है नीति आयोग के। ठीक है, ये चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। फाइनेंस, एक चीज और, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में, ये भी याद रखिए, आर्टिकल 280 में। उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है 2000, मैंने बोला था 2021 से 25-26 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद इसका क्या काम है कि यूनियन और स्टेट में कैसे जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये भी याद रख लेना है। उसके अलावा पार्ट नंबर जो 12 है, 25 पार्ट्स है, उसमें ये जिक्र है कि एलोकेशन बिटवीन स्टेट एंड रेस्पेक्टिव शेयर, कैसे कैसे स्टेट को बांटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद the principle who should govern the grant in aid of the revenue of the state of our consolidated fund of India and sums to be paid to the state by the way of grant in aid of their revenue under article 275। ठीक है, ये याद रख सकते हो। उसके बाद 15वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे NK सिंह। अगला है PLFS। इसका रिपोर्ट आया है, एनुअल रिपोर्ट 2022-23 का। किसने निकाला? सबसे पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ये क्या क्या एस्टिमेट करता है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी कुछ। ठीक है, इसके अलावा in the short time interval of 3 month for the urban area only in the current weekly status, ये भी निकालते, कई चीज़ें निकालती है। उसके अलावा यहाँ पे एक दो फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द पर्सन ऑफ 15 से ज़्यादा की बात करते हैं। अभी 2022-23 में अर्बन एरिया में ये इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 50.4%। 50.4%। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जैसे यहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ है। कितना हो गया है?
मेल में 78.5%, फीमेल में 37.0%। उसके अलावा देखो इतना ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है डिक्रीमेंट मिला है, ठीक है, मतलब 2022-23 में सिर्फ 2.4% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अर्बन एरिया में भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है, रूरल एरिया में 2.4, अर्बन एरिया में भी 5.4%। नोबेल प्राइज 2023 की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स वाला जो प्राइज होता है ना, वो कौन, रिक्स बैंक देती है, जो स्वीडन के सेंट्रल बैंक है, ध्यान देना, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। और 2000, अब देखो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2023 किसको मिला, गोल्डीन को मिला। सिंपल गोल्डीन याद रखना, गोल्डीन, ठीक है। क्यों, देखो, फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम, कि वुमेन का लेबर मार्केट में क्या आउटकम होता है, इस पे उन्होंने स्टडी की और इनको अवार्ड मिला। याद रखिए 2022 में किनको मिला था, 3 लोग को मिला था, बर्नानके, डायमंड और डिबविग, ठीक है ना, इनको मिला। बट 2023 में किनको मिला, गोल्डीन। गोल्डीन किसकी बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, कि वुमेन का लेबर मार्केट में क्या आउटकम है, ठीक है। याद रखना गोल्डन खुद लड़की है, औरत है, ओनली द थर्ड वुमेन टू विन दिस ऑनर, मतलब इस फील्ड में। उसके बाद अंदर का कुछ याद नहीं रखना। इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एटीएम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है ना, ये लॉन्च किया गया ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, मुंबई में। हिटाची पेमेंट सर्विस ने इसको लॉन्च किया, हिटाची पेमेंट सर्विस ने, ठीक है, याद रख सकते हो। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो मार्च 2023 के एंड तक कितना हो जाएगा, हो गया, यहाँ पे देखो 624.7 बिलियन हो जाएगा मार्च के एंड में, ये बस याद रखना। एक्सटर्नल डेट डिक्लाइन टू 18.9% एट द एंड ऑफ मार्च 2023। कितना परसेंट हो जाएगा जीडीपी का, 18.9%। थोड़ा ये ध्यान रख सकते हो, बाकी डेटा पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला क्या है, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। अगला क्या है, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, ध्यान देना, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। आरबीआई ने एक प्लान लाया है, क्या लाया है, इसका अप्रूवल कर दिया गया है। अप्रूवल क्या किया है, देखो बहुत सारी फिनटेक कंपनी होती है, ध्यान देना, फिनटेक कंपनी होती है। अब देखो अगर कोई बैंक लोन दे रहा है बोरोअर को, यानी किसी कस्टमर को, बीच में किसके थ्रू दे रहा है, फिनटेक दे रहा है, बाद में बोरोअर मान लो चुकाया नहीं, डिफॉल्ट कर गया, तो इसका सारा का सारा ये जो लॉस है वो बैंक ही नहीं उठाएगा, कुछ ना कुछ कौन देगा, फिनटेक भी देगा। इसी पे बात कर रहा है। तो देखो क्या है, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय थर्ड पार्टी सच एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक प्लेयर कंपनसेट लेंडर्स इफ द बोरोअर डिफॉल्ट कर जाएगा, बोरोअर देने वाला नहीं आएगा, तो ये क्या करेंगे, लेंडर्स यानी बैंक से या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जो पैसा देती है उससे क्या कंपनसेट करेगा। तो किसने अभी ये अरेंजमेंट लाया, आरबीआई ने लाया, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। एक और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ 10वां इनाग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पे, गांधीनगर में जगह कौन सा है, महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, याद रखना। और ये ऑर्गेनाइज किन्होंने किया, एक तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हो गई, उसके साथ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और एक है इंडेक्स टीवी, ठीक है। थीम था बहुत इंपॉर्टेंट, गेटवे टू द फ्यूचर, बाकी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है, उत्तर पूर्वी महोत्सव ये किसने किया है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। देखो उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट के चीज़ों को दिखाना है, तो कहीं ना कहीं पे फेयर टाइप का लगाना होगा। तो ये लगाया कहाँ पे गया, प्रगति मैदान का जो भारत मंडपम बनाया गया था ना, जिसमें आपको पता है G20 का मीटिंग भी हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में।
और इस महोत्सव का बहुत सारे फ़ायदे हैं और कई लोगों मिलके मनाए। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन का, उसके अलावा बहुत सारे CPSC, उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024। कहाँ पे हुआ ये बस याद रखिए, GI टैग वाले चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गोल्ड रिजर्व, उसके पास कितना गोल्ड रिजर्व है? 794.64 मेट्रिक टन इन फिजिकल ईयर 2023। ठीक है, 5% इम्प्रूव हुआ है, याद नहीं रखना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च किन्होंने किया? भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्टर, बहुत सारे चीज़ों के मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब। ये पॉलिसी इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, और ये इससे क्या होगा, भारत का जो एक्सपोर्ट होगा ना 2 ट्रिलियन USD तक पहुंच जाएगा 2030 तक। ठीक है, थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम एंड एक्सपोर्टर थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम, स्टेटस होल्डर स्कीम याद रख लेना। 4 मेन टाउन है यहाँ पे देख सकते हो, 4 मेन टाउन, जैसे फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है ना, इन 4 जगह के नाम। 4 पिलर पे फोकस किया जा रहा है, ये याद नहीं रखना है मैंने। RBI का जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ 2023 में, और इसको अनाउंस कौन करेंगे? शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है RBI। ये क्या करती है? रेपो रेट बनाना, बैंक रेट, ये सब डेवलप करना ये काम करती है। तो RBI लेफ्ट इट्स मेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट रेपो रेट अनचेंज। रेपो रेट कितना है? 6.50%। ठीक है ना, रेपो रेट को इतना ही रखा है, याद रखिएगा। उसके बाद सब देख लो, पॉलिसी रेपो रेट 6.50, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, बैंक रेट 6.75, 3.35 क्या है? फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 4.50, CRR 18%, SLR। अब रिपोर्ट एंड इंडिसेस है, इस पे मेन टॉपिक पे क्वेश्चन है। पिछला वाला जो टॉपिक है ना, उस पे उतना क्वेश्चन नहीं आया था। पहला डेल्टा रैंकिंग किसका? देखो, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, उसी तौर पे एक ब्लॉक वाला प्रोग्राम ना है, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, याद रखना, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, वही नीति आयोग लॉन्च किया, नीति आयोग। और अब देखते हैं, पहले रैंकिंग लाया तो कोई ना कोई पहला पोजीशन पे होगा ना। तिरियानी ब्लॉक है, तिरियानी ब्लॉक कहाँ है? कुमरन भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि तेलंगाना में। बस याद रखो ना, तेलंगाना के तिरियानी ब्लॉक में इसको पहला पोजीशन मिला है डेल्टा रैंकिंग में। ठीक है ना, पहला बस याद रखना, वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, यूपी का एग्जाम है तो आपको सेकंड वाला याद रखना पड़ेगा। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एक कौशाम्बी ब्लॉक का भी नाम कौशाम्बी ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 7 जनवरी 2023 में। 500 ब्लॉक लिया गया है, 329 डिस्ट्रिक्ट से, 27 स्टेट, 4 UT से। तो सारे स्टेट सारे UT से नहीं लिया गया, ये भी याद रखना आपको। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये आया था वैसे 2018 में जनवरी। लीड्स 2023, ये लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करती है। ठीक है, मतलब उसी लाइन पे बनाया जाता है लीड्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो ये इंडेक्स है ना, वो वर्ल्ड बैंक निकालती है, बट लीड्स 2023 या कोई भी लीड्स कौन निकालता है? कॉमर्स इंडस्ट्री। देखो, जो लॉजिस्टिक्स किस राज्य में ज़्यादा अच्छा है ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले अचीवर में बात करें। अचीवर में अगर कोस्टल स्टेट की बात करें तो अचीवर में आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। उसके बाद फास्ट मूवर में याद नहीं रखना। लैंड लॉक में सबसे अच्छा है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और यूपी, याद रखना, यूपी यहाँ पे आता है। बट इसमें एस्पायरेंट में आता है बिहार। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ही देख सकते हो, कुछ पूछेगा नहीं उसमें से। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39, ये रिपोर्ट कौन निकाला? वर्ल्ड बैंक निकाला। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। क्या करना है? लिवरेज करना है डायस्पोरा के फाइनेंस को फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन।
क्लियर। तो ये रिपोर्ट इसके अंदर का कुछ पूछेगा वछेगा नहीं। ये बस याद रखते हो कि अगर रेमिटेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, भारत में आता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारत में आता है। ये देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी का बात करें तो सबसे ज़्यादा ताजिकिस्तान में आता है, मतलब जितने उनके पूरे जीडीपी का 48% तो रेमिटेंस से ही आता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी, ध्यान देना क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पैरिटी। ये एक तीसरा हुआ, तीसरा मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पे हुआ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। सैन फ्रांसिस्को, भारत की तरफ से श्री पीयूष गोयल साहब गए थे, याद रखिएगा। ये जो प्रोग्राम है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, और ये ज्वाइंटली यूएसए और अदर जो पार्टनर कंट्री है उसने किया है। इंडिया इसका पार्ट है, याद रखना इंडिया इसका पार्ट है, चाइना वगैरह इसका पार्ट नहीं है। फोकस इसको उस पर है, ट्रेड, सप्लाई चैन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, इस पर फोकस किया जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर, ध्यान देना राइज का फुल फॉर्म पहले देखो, रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन। क्या है, रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपेंशन। ये जो वैसे राइज है ना, राइज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग। और अटल इनोवेशन वैसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा, ये तो पता ही है। अब अटल इनोवेशन नीति आयोग ने नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया जिसका नाम है राइज, राइज, ठीक है। इसमें क्या किसको सपोर्ट किया जाएगा, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप कैसे होते हैं, जो अपने मतलब वो कोई वेस्ट जनरेट नहीं करते, वेस्ट से भी फिर वो बना लेते हैं कुछ, ठीक है ना, तो वो साइकिल में चलता रहता है, उसको किसी से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अटल इनोवेशन राइज किसके द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट नीडेड इन एक्सेलरेट डीकार्बनाइजेशन, ध्यान देना एक रिपोर्ट आया, रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, $13.5 ट्रिलियन इज टू नीड इंश्योर ए कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा फ्यूचर कार्बन न्यूट्रल हो 2050 तक, तो हमको पैसे चाहिए $13.5 ट्रिलियन, ठीक है। एक नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट है, ये कौन निकाला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाला, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर के साथ कोलैबोरेट कर। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS, ठीक है ना, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इंडिया इज सेट टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट इन यूनाइटेड किंगडम, किसके साथ यूनाइटेड किंगडम किया, थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम किसके द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया था, RBI, बनाया किसके द्वारा गया था, NPCI, ठीक है ना। इट इज वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर ऑल रिकरिंग बिल प्रोवाइडिंग एन इंटर ऑपरेबल एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर रिकरिंग पेमेंट सर्विस टू ऑल कस्टमर अक्रॉस इंडिया। तो ये हम किसके साथ करना चाहते हैं, UK के साथ करना चाहते हैं। देखो इनेबल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020, द फैसिलिटी सो फार अवेलेबल किस किस के लिए है, NRI अगर ओमान में रहता है, कुवैत, बहरीन, UAE में, तो उसके लिए फैसिलिटी ऑलरेडी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। टोटल 132 देश आते, इंडिया की रैंक है 40वीं, ठीक है, इंडिया की रैंक है 40वीं। स्विट्जरलैंड टॉप किया, स्विट्जरलैंड याद रखना टॉप किया। देखो वर्ल्ड्स का बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर की बात करें तो योकोहामा, जापान का योकोहामा, जो टोक्यो योकोहामा है, वो टॉप कर है अभी भी, ठीक है, याद रखिए। MOU बिटवीन GSV एंड फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च एंड फॉर एरोस्पेस। देखो सबसे पहले GSV का फुल फॉर्म देखो क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से लग रहा है। देखो अभी MOU साइन किस किस के बीच हुआ, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच,
एक तो है जीएसवी और दूसरा क्या है एयरबस। एयरबस फ्रांस की एक कंपनी है, सिंपल याद रखना, फ्रांस की एक कंपनी है। जीएसवी का है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति नाम से पता है कोई ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो पता है ये एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे है, वडोदरा में है। और इसको एक पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था 2012 में कि कैसे न कैसे मैन पावर और टैलेंट को इकट्ठा करो, क्रिएट करो। किस फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। पहला यूनिवर्सिटी है भाई, रेलवे यूनिवर्सिटी पूछ सकता है तो ये क्यों नहीं पूछ सकता। पहला यूनिवर्सिटी है किस फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्पॉन्सर किया है। और अश्वनी वैष्णव इसके पहले चेयरमैन हैं, वडोदरा में है ये, गुजरात। एयरबस की बात करें तो अभी एयरबस और टाटा ने रिसेंटली क्या बोला है कि हम C295 एयरक्राफ्ट को डिजाइन करेंगे, वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। एयरबस का हेडक्वार्टर वैसे फ्रांस में है। फॉर्चून ग्लोबल 500 की बात करते हैं, इसमें वॉलमार्ट पहले नंबर पे आता है, याद रखें वॉलमार्ट पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है सऊदी अरामको, सऊदी अरामको याद रखो। अमेरिका रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की बात करते हैं। अमेरिका तो लिस्ट किसने निकालता है, फोर्ब्स लिस्ट निकालती है, ठीक है। तो 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन, इसमें आता है जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूरी। इनको 100 में मतलब जगह मिली, याद रखना है। 4 इंडियन ओरिजिन वुमेन को, जिसमें जयश्री उल्लाल और इंदिरा नूरी ये टॉप 100 अमेरिकन वुमेन वाली लिस्ट में आती है। सबसे ऊपर आता है कौन, डायने हेंड्रिक्स। और सेकंड नंबर पे जूडी लव या फैमिली, ये 15 बिलियन। ये बस पहला याद रख लो, हो गया, काफ़ी है। भारत की देखो, इंडियन ओरिजिन वुमेन जो है जयश्री उल्लाल, ये 15वें नंबर पे है। नीरजा सेठी, नीरजा सेठी को फाउंडर है आईटी कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग फॉर्म सिंटेल। उसके बाद है नेहा नारखेरे, ये सीटीओ है क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लुएंट के। इंदिरा नूरी तो आपको पता ही है, पेप्सिको की। नीति आयोग है, एक रिपोर्ट निकालता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग निकालती है। सेकेंड एडिशन है नेशनल एमपीआई का, ठीक है। ये पहला एडिशन 2021 में निकाला गया था। किस पे बेस्ड है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो NFHS 5 वाला है उस पे बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 मेन चीज़ है पॉवर्टी का। पहले हेल्थ पे फोकस किया जाता है, फिर एजुकेशन पे, एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। तो इसमें टोटल 3 पॉइंट है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोल्समेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, इसमें क्या है ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और इसमें और पॉइंट है। तो ये पूरा पॉइंट याद नहीं रखना है, ना ध्यान रखना। बोला कि 135 मिलियन लोग, लगभग 13.5 करोड़ लोग बाहर आए हैं 2015-16 में। जो लोग लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से नीचे थे, याद रखना। सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ पे हुआ पुअर का, यूपी में हुआ 3.43 करोड़। यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में। जहाँ ज़्यादा गरीब थे वहीं तो हटेंगे ना। उसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कौन सा इंडेक्स है, ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये नीति एक भारत का, ये लेकिन ग्लोबल का निकलते, ग्लोबल का कौन निकालते, यूएनडीपी। सब खाली यूएनडीपी अकेले थोड़ी निकलता है, ये उसके बाद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट OPHI एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है। देखो 6.1 बिलियन पीपल है टोटल दुनिया में, उसमें 1.1 बिलियन जो कि 18% से ज़्यादा हो, वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से गुजरते हैं। याद रखना, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। उसके बाद इंडिया की बात करें, 415 मिलियन लोग बाहर आए हैं 2005-06 से लेकर 2019-20 के बीच। इंडिया और UAE ने साइन किया है कि वो ट्रेड को सेटल करेंगे इन रुपीज,
ट्रेड, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम वो चलाएगा। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। इंडिया का रिपोर्ट रैंकिंग है 146 में से 133। कौन निकाला? ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4 चीज़ों पे फोकस किया जाता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आइसलैंड टॉप किया, याद रखिए। इंडिया की रैंकिंग तो आपको पता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालती है, वर्ल्ड बैंक निकालती है। टाइटल क्या है? कनेक्टिंग टू कंपेयर 2023 ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया की रैंकिंग है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। टॉप कौन है? सिंगापुर है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक है इसमें 131। यहाँ पे भी सिंगापुर टॉप है। ठीक है, ये कौन निकालते हैं? द हेरिटेज फाउंडेशन निकालते हैं, हेरिटेज फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वांसीगटन में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिया में 3rd लार्जेस्ट है। और अभी अभी स्विगी, ड्रीम 11 एंड वाइजू, ये सब टॉप, इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न में से एक आते हैं। हुरोन की बात करें, याद, इंडिया पे 3rd, पहले नंबर पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने बोला रिपोर्ट पे 8 बिलियन लाइव्स, थीम इम्पोर्ट बहुत इम्पोर्ट है, 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, द केस ऑफ राइट एंड चॉइस रिलीजन। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, याद रखना, 8 बिलियन लाइफ, द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इंडिया अब चाइना को पीछे छोड़ चुका है, याद रखना। इंडिया का 68% जो पॉपुलेशन है ना, वो 15 से 64 वर्ष के बीच है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 2 साल में, हर बार 2 साल, मतलब एक बार 2 साल में, एक साल में 2 बार निकालता है। उसके बाद NFHS 5 नेशनल रिपोर्ट 2019-2021। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन किया है, 2.2 से 2% हो गया है। ठीक है, सिर्फ 5 स्टेट है इंडिया में जिसका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है, जिसमें आता है बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर। ठीक है, फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा बिहार और मेघालय का है, याद रखिएगा। सिक्किम का सबसे कम है, और सिक्किम, अंडमान निकोबार, ये सब का कम है। यूपी का देख लो, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 है टोटल यूपी का, जिसमें गांव का है 2.4, अर्बन एरिया का है 1.9। अब चलिए, ये वाला पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।